ये तो सब जानते हैं कि दो की लड़ाई में फायदा तीसरा उठा ले जाता है, लेकिन सियासत में इसका उल्टा भी होता है। बिहार विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। गोपालगंज और मोकामा सीट पर जंग बीजेपी और आरजेडी के बीच हुई, लेकिन इस जंग में तबाही नीतीश कुमार की पार्टी की हो गई। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार के वोटों का चमन उजड़ चुका है। अब उनके पास नेता तो हैं, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर्स दोनों गायब हैं। लगता है कि इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार को था, इसलिए चुनाव प्रचार से उन्होंने किनारा कर लिया। क्या होता अगर नीतीश कुमार प्रचार करते और नतीजे ऐसे ही आते? जीतन राम मांझी को भी हम के दम का अंदाजा था और इसी वजह से उन्होंने भी बड़ी होशियारी से खुद को किनारे कर लिया। लव कुश से लेकर महादलितों तक का सारा खेल बिगड़ गया। चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स उन पर भारी पड़ गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार की हर पलटी पर जेडीयू का वोट बैंक खिसका। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 22.58% वोट और 115 सीटों वाली जेडीयू 2020 तक 15% वोट और 43 सीटों पर सिमट गई। मतलब ये कि 1-2% वोट और खिसकने से जेडीयू पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और उसकी सीटें सिमट कर करीब दर्जन भर रह जाएंगी। इसी बात के संकेत मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में भी मिले हैं। 7 पार्टियों के गठबंधन से अकेले लड़कर बीजेपी ने अपना दम तो दिखा दिया, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार के लिए बड़े खतरे की घंटी भी बजा दी। मोकामा में 1995 के बाद पहली बार चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी ने जेडीयू के सारे वोट लूट लिए। यही वजह है कि 2020 में 35,000 से जीते अनंत सिंह की पत्नी उपचुनाव में महज 16,000 वोट से नहीं जीतती। आखिरकार बाकी के 20,000 वोट कहां गए? जाहिर है कि वे सारे वोट बीजेपी के खाते में आए। माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के एक साथ आने के बाद उपचुनाव में आरजेडी को जेडीयू के वोटर्स का साथ नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय जनता दल के वोट के साथ जेडीयू के वोट भी आरजेडी उम्मीदवार को मिल जाते तो दोनों सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन गोपालगंज सीट पर आरजेडी की हार और मोकामा में बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट मिलने का ये मतलब निकाला जा सकता है कि उपचुनाव में जेडीयू के ज्यादातर वोटर्स या तो उदासीन रहे या फिर वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। चुनाव के पहले ही सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया था कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के कार्यकर्ता आरजेडी की दोस्ती से खुश नहीं हैं, इसलिए वे भीतर भीतर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। दोनों चुनाव क्षेत्रों में चुपचाप कमल छाप का नारा काम कर रहा है। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा था कि जेडीयू का अति पिछड़ा और लवकुश आधार वोट नीतीश कुमार के फिर लालू प्रसाद के साथ जाने से खिसक चुका है। सुशील मोदी ने गोपालगंज में बीजेपी की जीत के बाद कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को नकार दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे, फिर भी गोपालगंज सीट नहीं जीत पाए। उनका बेमेल गठबंधन बीजेपी के आधार वोट में सेंध नहीं लगा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, संदीप गोयल पर सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसे बीजेपी की मनोहर कहानियां बताकर किनारा कर रहे हैं। अब ये साबित होना है कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी की मनोहर कहानियां सुन रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्य कथा। दोनों पत्रिकाएं किसी जमाने में इलाहाबाद से छपती थीं और लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोनों पत्रिकाओं के अच्छे पाठक रहे हों। बहरहाल इन सब के बीच सुकेश ने तीसरी चिट्ठी लिख मारी है। इस चिट्ठी में कई नए खुलासे और मनी ट्रेल की जानकारी है। इस सब के साथ उसने ये भी कहा कि केजरीवाल उसे ठीक से जानते नहीं, मतलब कि ये संकेत अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए है कि उसके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए पक्के सबूत भी हैं। सुकेश ने अपनी तीसरी चिट्ठी में सबसे बड़ा खुलासा तो ये किया कि आम आदमी पार्टी का कर्नाटक चीफ उनके कहने से बनाया गया। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चीफ पूर्व कमिश्नर भास्कर राव हैं। सुकेश ने कहा कि उनकी बेटी उसकी दोस्त है और उसने ही केजरीवाल को भास्कर राव से मिलवाया और उसके कहने पर ही केजरीवाल ने भास्कर राव को पार्टी का चीफ बनाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपने तीसरे पत्र में सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने आरोप लगाया सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। सुकेश ने एलजी को लिखे खत में उसके और आम आदमी पार्टी के बीच हुए कथित पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी दी है। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में सुकेश इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, सुकेश ने अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में आरोप लगाया कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रहे हैं।
लेकिन मैं केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के प्रशासन से डरने वाला नहीं हूँ। सुकेश ने यह दावा किया कि जो जानकारियां दी हैं वो पूरी तरह से सही हैं, कि वो मुझे नहीं जानते। मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। मैं जांच एजेंसी को एक एक सच, खास तौर पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को उजागर करना चाहता हूं। एक एक कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल डिग्निटी का सवाल है। जो शख्स पार्टी के लिए मेरी मदद फंड के जरिए चाहता था, वो आज मुझे देश का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, जबकि सब केजरीवाल की जानकारी से ही होता रहा है। सुकेश ने मनी ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए लिखा कि मेरे और मेरे सेक्रेटरी गोपीनाथ के जरिए कैलाश गहलोत के असौला के फार्म हाउस पर 7 ट्रांजैक्शंस में 50 करोड़ सत्येंद्र जैन को केजरीवाल के आदेश पर दिए। सत्येंद्र जैन के कहने पर बेंगलोर में प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 2019 में 10 करोड़ रुपए जैन के एसोसिएट चतुर्वेदी को दिए। सत्येंद्र जैन के कहने पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए डीजी संदीप गोयल को मॉडल टाउन के हल्दीराम और बीपी पेट्रोल पंप सिविल लाइंस पर कार नंबर DL1CD 3009 में डीजी को 2019 से 2021 के बीच दिए, जिसका कंफर्मेशन डीजी ने सत्येंद्र जैन को किया। सभी डिटेल्स, जानकारी और सबूत जांच एजेंसीज को दूंगा। डीजी संदीप गोयल डेली बेसिस पर जेल नंबर 7 में बंद सत्येंद्र जैन से मिलते थे, ये जानने के लिए कि सत्येंद्र जैन को सभी फैसिलिटीज मिल रही है ना। मतलब साफ है कि सुकेश के पास आरोप तो हैं, उसके सबूत भी हैं, और ये बात अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सिर्फ मोतीलाल वोरा का नाम लेकर बच निकलना सोनिया और राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल होता दिखता है। वजह ये कि ईडी ने इस मामले में कुछ और ठोस सबूत ढूंढ निकाले हैं, जिसके मद्देनजर एक बार फिर दोनों मां बेटे सहित कांग्रेस के नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। जाहिर है कि इससे सोनिया और राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी को जांच के दौरान यंग इंडियन में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कंपनी से जुड़े कांग्रेस के नेताओं को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यंग इंडियन में संदिग्ध लेन देन की बात पता चली। उन्होंने कहा कि शेल कंपनीज के जरिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का लेन देन किया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि ईडी इन शेल कंपनीज के मालिक, शेयरधारकों और निदेशकों के बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी समेत यंग इंडियन के सभी पदाधिकारियों को दोबारा समन भेजे जाएंगे। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के प्रोमोटर्स में शामिल हैं, साथ ही उनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स भी हैं। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक यंग इंडियन में कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच से जुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL इस अखबार को प्रकाशित करते हैं। जांच एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मामले में अगस्त में ही यंग इंडियन की दिल्ली स्थित कार्यालय की जांच की थी। खास बात यह है कि 6 घंटों तक चली तलाशी के दौरान खड़गे भी मौजूद थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट क्या जीती, राकेश टिकैत अखिलेश यादव से भी ज्यादा दुखी हो गए। बीजेपी की जीत से राकेश टिकैत के पुराने जख्म हरे हो गए। जब विधानसभा चुनाव के दौरान वे सियासी नौटंकियां किया करते थे, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकला नहीं और अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हार गई। अमन गिरी की जीत पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार का अगला निशाना प्रेस और मीडिया की आजादी है। जब तक मीडिया अपनी जान बचा सकती है, बचा ले। उन्होंने कहा कि जब जब भी चुनावों में बेईमानी की जाएगी तो नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकार है, इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है और इन्हीं के अधिकारी भी। इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही है। राकेश टिकैत ने ये आरोप लगाया कि पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है और उपचुनाव में भी बेईमानी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि 2024 में भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन वह भी बेईमानी से ही। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन केंद्र में अगली सरकार भी बेईमानी से बीजेपी की ही बनेगी।
वहीं यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि निकाय चुनाव में गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत संगम नगरी प्रयागराज के झलवा इलाके में स्थित किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे। किसानों के मुद्दे पर हुंकार भरने आए राकेश टिकैत का किसानों ने स्वागत किया। इस मौके पर किसानों के मुद्दे को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बाहुबली और पूर्व विधायक ईडी कस्टडी में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सारी अकड़ ढीली पड़ गई है। पुलिस के साथ छुपम छुपाई करने बेल मिलने के बाद ईडी ने अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ईडी के दफ्तर में लगातार अफसर अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब्बास अंसारी ईडी के सवालों का माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में अब्बास ने नाना की कंपनी से उसके बैंक खाते में लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा किया। ईडी ने पूछा कि 10 लाख रुपए कैश उसके खाते में किसने और क्यों जमा किए। इस बात का अब्बास अंसारी कोई प्रामाणिक जवाब नहीं दे सका। आरोप ये भी है कि मुख्तार के परिवार ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर धन उगाही की है। मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज एंटरप्राइजेस है। मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन है, जिसमें उसके दोनों साले हिस्सेदार थे। दोनों कंपनियों के बीच लाखों का लेन देन हुआ है। ईडी को पता चला मऊ और गाजीपुर में अब्बास के नाम से 10 बैंक खाते हैं और इन खातों में लाखों रुपए जमा कराए गए हैं। ईडी लगभग हर खाते की डिटेल्स पता लगा चुकी है। हर ट्रांजैक्शन को लेकर अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही है। लेन देन के बारे में अब्बास को जानकारी है, लेकिन वो इसकी जानकारी ईडी को नहीं दे रहा है। ईडी ने किराए पर बिल्डिंग लेने वाले एफसीआई के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को समन भेजकर बयान के लिए बुलाया। उनसे भी पूछताछ और आमना सामना कराया जाएगा। दफ्तर में पूछताछ के बाद मऊ, गाजीपुर और अन्य जगहों पर भी अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। फिलहाल 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अब्बास अंसारी को अदालत में ईडी को पेश करना है और इस दौरान अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई तो अदालत से दोबारा कस्टडी रिमांड की मांग की जा सकती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की एक ख्वाहिश जांच एजेंसियां बहुत जल्द पूरी कर देंगी। वो ख्वाहिश है उनके खास सिपहसालार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। केजरीवाल कई बार धमकी देते हुए कह चुके हैं कि अगर दम है तो जांच एजेंसियां सिसोदिया को गिरफ्तार करें। केजरीवाल का कहना है कि ईडी से लेकर सीबीआई तक बीजेपी के इशारे पर गेम खेल रही हैं और उनके पास सिसोदिया को लेकर कोई सबूत ही नहीं है। अगर सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो गुजरात में बीजेपी साफ हो जाएगी। पर केजरीवाल के दावों से इतर दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनका ही एक सहयोगी सरकारी गवाह बन सकता है। इसके बाद अब सिसोदिया की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली में हुए शराब घोटाले का जिन्न कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर से बाहर निकला और बाहर आते ही इसने फिर से मनीष सिसोदिया को लपेटे में ले लिया। पहले ईडी ने शराब घोटाले में अनियमितता को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक निजी सहायक सचिव सहित 5 लोगों के घरों पर छापे मारे। ईडी ने सिसोदिया के निजी सहायक सचिव से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया और अब सिसोदिया का ही एक कथित सहयोगी आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन सकता है। सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कथित सहयोगी आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सच बोलने की शपथ ली। उसने कहा कि वो कथित आरोपों में संलिप्तता के बारे में स्वेच्छा से जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैंने पहले भी सीबीआई की ओर से की जा रही छानबीन में सहयोग किया है। मैंने इस संबंध में जांच अधिकारियों के समक्ष कुछ बयान भी दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में जांच एजेंसी की अपील पर सुनवाई कर रही है। विशेष सीबीआई अदालत दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर अपना आदेश सुना सकती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सीबीआई की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन को देख रहे हैं। वो कैमरे की नजर में अदालती कार्रवाई की मांग पर भी आदेश पारित करेंगे। वहीं सीबीआई ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के लिए सीआरपीसी 306 के तहत अदालत में याचिका दायर की। सीबीआई की ओर से इस मामले में जमानत याचिका का विरोध नहीं किए जाने पर कुछ दिन पहले इसी अदालत ने दिनेश अरोड़ा को अग्रिम जमानत दी थी। अरोड़ा की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी तब दायर की गई थी जब सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था और ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने हैदराबाद की व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को भी दिल्ली की आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।
बता दें कि पिछले महीने लगभग 9 घंटे की पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में किसी घोटाले का कोई मुद्दा नहीं है, पूरा मामला फर्जी है। मामला मेरे खिलाफ किसी घोटाले की जांच का नहीं, बल्कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने का है। बहरहाल अब जांच एजेंसियों के पास सबूतों के साथ गवाह भी हैं और सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।